एक ऐसा आईपीओ जिसकी विरासत तो 190 साल पुरानी है, लेकिन क्या इसका भविष्य भी उतना ही शानदार है? आज हम पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ की हर परत को खोलकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसके चारों ओर हमारी पूरी एनालिसिस घूमेगी वो ये है कि क्या ये आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर एक सोचा समझा ट्रैप। चलिए फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके बेसिक डिटेल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 में इस आईपीओ की सारी ज़रूरी जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आईपीओ 24 से 26 फरवरी 2026 के बीच खुला रहेगा। कंपनी मार्केट से 380 करोड़ रुपए उठाना चाहती है और प्राइस बैंड रखा गया है 367 से 386 रुपए प्रति शेयर। अब यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है इश्यू टाइप। ये 100% फ्रेश इशू है। इसका सीधा सा मतलब है कि आईपीओ से उठाया गया सारा का सारा पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। कोई भी पुराना शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेचकर बाहर नहीं निकल रहा है। तो अगर कोई रिटेल निवेशक इसमें अप्लाई करने का सोच रहा है तो एक लॉट के लिए जिसमें 32 शेयर्स होंगे, अपर प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 12,352 रुपये। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी असल में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कमाती कैसे है। तो पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी अपने ब्रांड रेवा के नाम से डायमंड और दूसरे कीमती पत्थरों की ज्वेलरी बेचती है। कंपनी का नाम पीएन गाडगिल एंड सन्स जैसे 190 साल पुराने एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ज्वेलरी हाउस से जुड़ा है, जो इसे एक मजबूत विरासत और ब्रांड रिकॉल देता है। अब जरा इनके बिजनेस मॉडल की गहराई में चलते हैं। ये डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम की ज्वेलरी बेचते हैं। इनके स्टोर्स सीओसीओ मॉडल पर चलते हैं, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क भी है। ये कंपनी अपनी ज्वेलरी खुद नहीं बनाती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए 100% थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे। अब आते हैं इस पूरी एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, कंपनी के फाइनेंशियल्स का हेल्थ चेक। क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और यहीं से कंपनी की असली तस्वीर सामने आएगी। स्क्रीन पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ट्रेंड देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू था करीब 199 करोड़। FY24 में यह थोड़ा सा गिरकर 195.6 करोड़ पर आ गया। लेकिन फिर अचानक से आईपीओ से ठीक पहले FY25 में इसमें एक जबरदस्त उछाल आया और यह सीधा 558 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू में इस तरह की इनकंसिस्टेंसी और आईपीओ से ठीक पहले इतना बड़ा जंप थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह ग्रोथ आगे भी टिक पाएगी। और अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का चार्ट, और यहां पर तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग छिपा है। देखिए FY23 में कंपनी को 6 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। FY24 में भी ये लॉस जारी रहा, करीब 3.76 करोड़ का। और फिर जैसे ही आईपीओ लाने का समय आया, अचानक से कंपनी 9.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। 2 साल लगातार घाटे में चलने के बाद आईपीओ से ठीक पहले प्रॉफिट में आना इस प्रॉफिट की क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो कंपनी इस आईपीओ से मिले पैसों का करेगी क्या? डीआरएचपी के मुताबिक उनका मेन प्लान है 286 करोड़ रुपए खर्च करके 15 नए स्टोर्स खोलना। और बस यही पर हमारे एनालिसिस का सबसे ज़रूरी सवाल सामने आता है। एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू खुद इनकंसिस्टेंट है, जो हाल तक लगातार घाटे में थी, क्या उसके लिए 286 करोड़ रुपए खर्च करके 15 नए स्टोर खोलने का इतना बड़ा और अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान रियलिस्टिक है? क्या ये नए स्टोर्स को प्रॉफिटेबली चला पाएगी जब पुराने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ही सवालों के घेरे में है? चलिए अब सेक्शन 4 में एक नज़र डालते हैं कि इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, यानी इसके प्रमोटर्स कौन हैं और उनकी हिस्सेदारी कैसी है। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 83.04% है, जो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और जैसा आप देख सकते हैं, पीएन गाडगिल एंड सन्स का नाम भी प्रमोटर्स में है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी, इसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। गवर्नेंस के लिहाज से छोटी लेकिन ज़रूरी बात जो डीआरएचपी में लिखी है वो ये है कि कंपनी के बोर्ड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें किसी लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर होने का पिछला अनुभव नहीं है।
लिस्टिंग के बाद जो कंप्लायंस और रूल्स होते हैं उनके लिए ये एक छोटी सी चुनौती बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये हैं इस आईपीओ से जुड़े सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। पहला और सबसे बड़ा रिस्क, जैसा हमने पहले भी बात की, कंपनी 100% बाहरी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर है। मतलब अगर सप्लायर के साथ कोई भी दिक्कत हुई तो इनका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। दूसरा, सोने और हीरे की कीमतों में जो भारी उतार चढ़ाव होता है वो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को सीधे तौर पर इफेक्ट कर सकता है। तीसरा, इनकी ज्वेलरी डिजाइन्स रजिस्टर्ड या पेटेंटेड नहीं है, यानी कोई भी इन्हें आसानी से कॉपी कर सकता है। और चौथा और सबसे अहम, इनके जो 15 नए स्टोर्स खोलने की योजना है वो सफल होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब आते हैं हमारी एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 वैल्यूएशन। क्या कंपनी जिस कीमत पर अपने शेयर बेच रही है वो सही है? चलिए इसकी तुलना इसके इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स से करके देखते हैं। यह टेबल सीधे कंपनी के आरएचपी से ली गई है। इसमें पीएनजीएस रेवा की तुलना सेनको गोल्ड और थंगामाइल ज्वेलरी जैसी लिस्टेड कंपनीज से की गई है। चलिए इसके जो मुख्य रेशियोज हैं उन्हें अगली स्लाइड में जरा और गौर से देखते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है। पीएनजीएस रेवा का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई FY25 के लिए 232.8% दिखाया गया है, जो सुनने में तो असाधारण लगता है, लेकिन उसी साल के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी नेगेटिव में 21.4% है। अब ये कैसे मुमकिन है? सीधे शब्दों में आरओई बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमा रही है, और आरओसी बताता है कि वो अपने कुल पैसे, जिसमें कर्ज भी शामिल है, उस पर कितना कमा रही है। इन दोनों में इतना ज्यादा और ऑपोजिट अंतर होना फाइनेंशियल हेल्थ में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। और हाँ, पीई रेशियो का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले आइए सब कुछ एक साथ रखते हैं। ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? हाँ, प्रमोटर ग्रुप की एक मजबूत विरासत है। मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से ये एक एसेट लाइट मॉडल है और FY25 में कंपनी प्रॉफिट में भी आई है। लेकिन रेड फ्लैग्स की लिस्ट कहीं ज़्यादा लंबी और डरावनी है। पिछले सालों में हुए घाटे, इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, सप्लायर्स पर 100% निर्भरता, एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान और सबसे बढ़कर वो बेहद अजीब और वॉलेटाइल परफॉर्मेंस रेशोस। इन सभी रेड फ्लैग्स के भारी वजन को देखते हुए, खासकर फाइनेंशियल अस्थिरता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए, हमारा फैसला बिल्कुल साफ और सीधा है: अवॉइड। इस आईपीओ से दूर रहना ही एक समझदारी भरा फैसला होगा। जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं, जो अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए ये आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पिछले लॉसेज और बाहरी फैक्टर्स पर इसकी निर्भरता बहुत बड़ी चिंताएं हैं। बेहतर यही होगा कि इंतजार किया जाए और लिस्टिंग के बाद देखा जाए कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और अगर बात करें उन निवेशकों की जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला दाव है। ये एक सट्टा है इस बात पर कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान किसी चमत्कार की तरह सफल हो जाएगा। अगर ये सफल हुआ तो हाई ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो पैसा डूब भी सकता है। इसमें सिर्फ वही पैसा लगाना चाहिए जिसे खोने का जोखिम उठाया जा सकता हो।